अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार अली वट्टू और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं IEL का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। ये कंपनी SCCP से लाइसेंस्ड है स्टॉक ब्रोकरेज के लिए, रिसर्च के लिए और कंसल्टेंट टू द इशू। जो नई कंपनियां IPO के लिए जा रही होती हैं उनकी एडवाइजरी के लिए। इनमें से कई खौफ जो यंग बिजनेसेस को लिस्ट करने से पहले रहते थे, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आया है। टैक्स में अब कोई फ़र्क अपेरेंटली नहीं रहता जा रहा। भले आप लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड हैं, आप इंडिविजुअली ओन्ड करते हैं बिजनेस, तो टैक्स इम्प्लीकेशंस दिन ब दिन सबके लिए ट्रांसपेरेंट होती जाती हैं। तो बहुत जल्दी ये कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो बेहतर है कि ग्रोथ कैपिटल हासिल करें लिस्ट करके अपनी कंपनी को, टैक्स से बिला वजह परेशान ना हो। दूसरा एलिमेंट जो शेयर्स की बिला वजह घटने बढ़ने से है, स्पॉन्सर्स को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रोज़ के रोज़ ना शेयर्स ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। उन पे शॉर्ट सेलिंग के कानून लगते हैं, जिसमें 6 महीने के अंदर अंदर वो शॉर्ट बाइंग और शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से कीमतें ऊपर जाएं या नीचे जाएं, कंपनी को और कंपनी के स्पॉन्सर्स को उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉस्टें किसी ज़माने में 7-8% होती थी IPO की, अब वो कम होके किसी हद तक काफ़ी कम हो गई हैं। और जब से बुक बिल्डिंग प्रोसेस आया है, कुछ बड़े IPOs की कॉस्ट 3-4% की रेंज में आ गई है, तकरीबन आधी हो गई है। तो ये तो आप कोई लोन की अरेंजमेंट करने भी जाएं तो 2-2.5% तो उसके ऊपर भी खर्च आ जाता है। कुछ बैंक फीस लेते हैं, कुछ प्राइवेट एडवाइज़र्स जो सिलसिले में आपकी मदद कर रहे होते हैं वो भी फ़ीस लेते हैं। तो अब लोन लेने और IPO से कैपिटल हासिल करने, दोनों में कॉस्ट का बहुत बड़ा फ़र्क नहीं रह गया। बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे से एक सवाल पूछा जाता है जब भी मैं किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिलता हूं और उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप IPO क्यों नहीं करते, तो उनके कई सवालात होते हैं। बट सबसे मेजर सवाल ये होता है कि ए करन दा फ़ायदा की है। तो इसके फ़ायदों में सबसे बड़ी तो ये है कि आपको ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा, जो भी हमने तफसील से डिस्कस कर लिया है कि जो भी आपके ग्रोथ प्लानिंग है, और अगर आप ग्रोथ इंडस्ट्री में हैं या आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो उसके लिए आपको ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा इससे होता है कि प्रेस्टीज में इजाफा होता है, कारोबार की प्रेस्टीज में, कंपनी की और आपकी स्पॉन्सर्स की अपनी प्रेस्टीज में इजाफा होता है। आप कोई और तरह के कारोबार भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको सरमाया हासिल करने में मुश्किल नहीं आती। जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, देखा ये गया है कि उनके लिए बैंकों की लोन की कॉस्ट भी बहुत थोड़ी रह जाती है। और अगर मैं आपको जस्ट कुछ नाम बताना चाहूँ जो कंपनीज की IPO पे और लिस्टिंग पे यकीन रखते रहे हैं और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली अपने ग्रुप्स को आगे बढ़ाया है, उनमें मियां मोहम्मद मंशा साहब हैं, पैकेजेस ग्रुप है, इसके अलावा एंग्रो ग्रुप पूरा का पूरा उसमें आ जाता है, फातिमा ग्रुप है। इसके अलावा कई और ग्रुप्स हैं, सैफुल्ला ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लिस्ट किए हैं। तो देखा ये गया है कि ये जो अच्छी परफॉर्मिंग लिस्टेड कंपनियां हैं उनको बैंक्स K+0.5%, K+0.4% पे वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग देने पे तैयार हो जाते हैं। जो अदरवाइज जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं जिनको कोई इतना ज़्यादा नहीं जानता, भले उनकी सेल्स जितनी मर्जी हो जाए, तो उनकी कॉस्ट K+2% से लेके 4% तक रहती है। वजह उसकी ये है कि लिस्टेड कंपनी में ट्रांसपेरेंसी होती है, अगर अच्छा काम हो रहा है तो बैंकों को भी नज़र आता है, बाकी लोगों को भी नज़र आता है, और वो कम रिस्क होने की वजह से लोअर कॉस्ट देने पे तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो लंबे पीरियड तक अगर ये बेनिफिट हासिल होता रहे तो कारोबार की ग्रोथ में और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, जो शायद सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो लॉन्जिविटी ऑफ द बिज़नेस है। आपकी मुख्तलिफ आने वाली जनरेशन्स को कारोबार की सक्सेसफुली मुंतकली के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉर्पोरेटाइज़ कर लें, प्रॉपर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हायर कर लें, और सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर टैक्स की इम्प्लिकेशंस को जहन में रखते हुए प्रोडक्ट प्राइसिंग और अच्छे कस्टमर्स के साथ डील करना, अच्छे सप्लायर्स के साथ डील करना, तो लॉन्ग रन में ये कारोबार को बहुत तकवीत देते हैं। IFC की एक स्टडी कुछ ऐसा पहले हुई थी जिसमें IFC ने ये देखा है कि 85% फैमिली ओन्ड बिजनेसेस तीसरी जनरेशन को मुंतकिल नहीं होते, यानी वो दूसरी जनरेशन के हाथों में ही ख़त्म हो जाते हैं।
जो 15% तीसरी जनरेशन को मुंतकिल होते हैं उनमें से भी बहुत कम सर्वाइव करते हैं जो चौथी तक जाते हैं, अदरवाइज़ वो सारे वहीं तक ख़त्म हो जाते हैं। जो कंपनियां पब्लिक लिस्टिंग में चली गई ग्लोबली, इवन इन पाकिस्तान, वो जनरेशन टू जनरेशन उनकी ट्रांसफ़र की जो हिस्ट्री है वो बहुत बेहतर है। तो इस वजह से ये अकेली रीज़न ही काफ़ी है कि आप अपने कारोबार को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपनाएं और इससे जो बाकी फ़वायद हैं वो हासिल करें, और जो मुश्किलात हैं उनका हल आप साथ साथ निकालते रहते हैं तो कंपनी की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आपकी शेयर्स की वैल्यूएशन हो जाती है। फैमिली के दरमियान बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे आगे चल के उस काम में नहीं रहना चाहते, वो कुछ और काम करना चाहते हैं, तो उनकी आपस में सेल परचेज के लिए एक रेडी वैल्यूएशन अवेलेबल होती है जो निगोशिएशन की बुनियाद बन सकती है। अनलिस्टेड बिजनेसेस में देखा यह गया है कि ये एक मरहला बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कारोबार की क्या वैल्यूएशन निकाली जाए। बेचने वाले के जहन में कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव होता है और ख़रीदने वाले भाई के जहन में होता है कि ये तो साल के मुनाफे के ऊपर ले लेना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन का बेनिफिट है। फिर इसका जो एक और बेनिफिट है कि आप कुछ शेयर्स बेच सकते हैं। आपको कंपनी पे कंट्रोल रखने के लिए लिस्टेड कंपनी पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी रख लें, लेकिन कम से कम 51% शेयर्स अगर आपके पास हैं, 25% आपने पब्लिक को दे दिए हैं, तो बाकी के शेयर्स आप बेच सकते हैं। और फ्यूचर में जब आपके पास अदरवाइज कैश फ्लो अवेलेबल हो 6 महीने वाली जो लाजमी पीरियड है शॉर्ट सेलिंग का वो गुजारने के बाद, तो आप प्री परचेज भी उसमें से कुछ कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत ना हो तो 51% के साथ ये बिज़नेस करें और जो शेयर्स बेचने से आपको पैसे आए हैं उससे कोई नया कारोबार शुरू करें। डाइवर्सिफिकेशन बाज़ दफ़ा बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी एक कारोबार हमेशा ठीक नहीं चलता है, उसकी एक उम्र होती है, उसकी एक साइकिल होती है। मुख्तलिफ तरह के कारोबार अगर ग्रुप के अंदर शामिल हों तो इन साइकिल्स को, इन अप एंड डाउन सिचुएशंस को बेहतर डील कर लेते हैं। शेयर्स अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो तो उनको कोलैटरल के तौर पे भी लेंडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं इन सर्टेन केसेस। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बेच के ही या मॉर्टगेज करके करें, या आसानी से लोन के लिए कोलैटरल भी हो सकती है। एक और फ़ायदा ये है कि टैक्स क्रेडिट और टैक्स बेनिफिट मिलता है लिस्टेड कंपनी को शुरू में। वो जितनी भी आईपीओ के ऊपर कॉस्ट आती है मोर और लेस उसको अच्छी तरह से टेक केयर कर लेता है, बल्कि उससे कई केसेस में ज़्यादा ही हो जाता है। एक और जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो लिस्टेड कंपनियों में जो ट्रांसपेरेंट, जिनका नाम पब्लिक में बहुत सारे लोगों को, जनरली पब्लिक को अच्छे तरीके से मालूम होता है और अच्छा काम कर रही होती हैं, तो उनको ह्यूमन रिसोर्स बड़ा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। लोग ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो किसी को बताएं कि मैं फ़लाँ कंपनी के साथ काम करता हूं, तो लोग इमीडिएटली रिकग्नाइज़ कर ले कि हाँ ये आपका बच्चा वहाँ काम करता है, तो उसके लिए तो बिल्कुल रिश्ता हो सकता है वाली सूरत हाल। या उसको अपनी सोसाइटी में या जो भी उसके इर्द गिर्द सोशल सिचुएशन है उसमें प्रेस्टिजियस कंपनी के साथ, वेल नोन कंपनी के साथ अगर काम कर रहा हो बंदा, तो उसको एक अलहदा से ही वो अच्छी फील आती है। तो इसलिए लोग वेल नोन कंपनियों में, अच्छी और लिस्टेड कंपनियों में काम करने को आमतौर पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑल दो कुछ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्टेड है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से उनकी रेपुटेशन मार्केट में बड़ी सॉलिड हो गई है, लेकिन ऐसी मिसालें कम हैं कंपेयर्ड टू लिस्टेड कंपनियों के। एक और अहम सवाल ये है कि आईपीओ का साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये कई फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपको कितने पैसे चाहिए कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के, अपनी ग्रोथ को अगले 3-4 साल में, 5 साल के लिए जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए टोटल कितने पैसे चाहिए और उसमें इक्विटी के कितने पैसे चाहिए, तो ये डिटरमिन करेगा कि आप कितना कैपिटल रेज करने की कोशिश करें। दूसरा बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है वो है कि कम से कम एक हद मुकर्रर कर दी है, 25 मिलियन शेयर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कम से कम आपको ऑफर करने होते हैं आईपीओ के लिए, और 12.5% कंपनी के पेड अप कैपिटल आफ्टर लिस्टिंग जो कैपिटल हो जाएगा उसका 12.5% आपको कम से कम लिस्ट करना है। तो 25 मिलियन शेयर्स या 12.5% दोनों में से जो ज़्यादा हो। इसके अलावा बाकी जो 12.5% अगर बच गया है, फेज़ 1 में आपने 12.5% ही किया है जो 25 मिलियन या उससे ज़्यादा था, तो बाकी का 12.5% अगले 4 साल में लाजमी है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दें। तो यूजुअली स्टैंडर्ड रूल ये रहा है मार्केट में कि 25% शेयर्स आफ्टर इशूइंग आईपीओ
शेयर्स वो फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे 25% आपको ज़रूर लिस्ट करने चाहिए। अब उसमें एक सहूलत ये दे दी गई है कि अगर फौरी या तौर पे आप ना करना चाहें तो 12.5% कर लें, बड़ी कंपनी है तो बाकी के आप ठहर के कर लें। एक और फैक्टर इसमें जो साइज़ को डिटरमिन करता है वो ये है कि मार्केट मैक्सिमम और मिनिमम क्या देखती है, कितने साइज़ को लेके आपके IPO पार्टनर्स चलना चाहते हैं। बाकी अगर आप एडवाइज़र को जब अपॉइंट करते हैं जो SECP से लाइसेंस्ड है एज कंसल्टेंट टू द इशू, तो वो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी हैंड होल्डिंग कर सकता है। एक और अहम सवाल ये है कि IPO कब करना चाहिए। पहला जवाब तो इसका ये है कि अब मार्केट वक्तन फ़वक्तन इस मूड में होती है कि वो नए IPOs ले सकती है। बहुत दफ़ा मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिसमें सियासी टर्मोइल रीज़न बनता है। तो अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है तो ये एक रीज़न हो गई कि IPO के सक्सेसफुल होने की वजह। दूसरी, इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी हमारे यहाँ बहुत लिंक्ड है सियासी इस्तेहकाम के साथ। और इसके बाद फिर स्टॉक मार्केट का अपना ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। अगर मार्केट ग्रो कर रही है, इंडेक्स के SE 100 इंडेक्स ऊपर को जा रहा है, तो यूजुअली दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग एन IPO ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर स्टेबल भी है, उस सूरत में भी हमने देखा है कि इवन कोविड और कोविड से पहले और कोविड के बाद भी IPO बड़े सक्सेसफुल हुए। तो अगर मार्केट अच्छे ट्रेंड में है या सॉलिड ट्रेंड में है, कम से कम नीचे को नहीं जा रही इसी तेज़ी से, तो उस सूरत में IPO सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरा एलिमेंट है कंपनी की साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3, 4, 5 बिलियन सेल्स होनी चाहिए और 100-200 मिलियन की कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए एनुअल, अगर आप IPO को कंसिडर कर रहे हैं। बहुत छोटे बिजनेसेस के लिए अभी एक जेम बोर्ड आया है, लेकिन अपेरेंटली उस पर कोई इतनी तवज्जो हासिल नहीं हो सकी मार्केट से। तो अभी सिग्निफिकेंटली साइजेबल बिजनेस और ग्रोइंग बिजनेस के लिए ही स्टॉक मार्केट में IPOs में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आया है। एक और अहम सवाल पूछा जाता है कि क्या IPO ही वाहिद तरीका है लिस्ट करने का। तो ग्रोथ कैपिटल कंपनी के अंदर लाने के लिए तो IPO ही सबसे सॉलिड तरीका है। अलबत्ता इसकी सेकेंडरी ऑफर भी हो सकती है, जैसे 12.5% पहले में किया, तो फिर दूसरी दफ़ा जब 12.5% किया तो वो भी एक कंपनी में डायरेक्ट लाने की हो सकता है, जो IPO की ही ऑफशूट है। ताहम और तरीके भी हैं जिसमें ऑफर फॉर सेल, अगर स्पॉन्सर्स अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचना चाहते हैं, उस सूरत में वो ऑफर फॉर सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इसका प्रोसेस भी IPO से किसी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी शेयर्स नहीं बेच रही होती, बल्कि उसके शेयर होल्डर्स, स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स बेच रहे होते हैं, या कोई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी वगैरह वाले जो आ जाते हैं और वो बाद में एग्जिट के लिए पब्लिक का रूट लेना चाहते हैं, तो वो ऑफर फॉर सेल कर देते हैं। IPO टाइमलाइन क्या, तो समझदार लोग कहते हैं कि जिस दिन आप नियत करते हैं IPO करने की, तो तकरीबन 1 साल लग जाता है। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई ये कर सकता हूँ कि 9 महीने से 1 साल के अंदर आप IPO कर सकते हैं, जिस दिन आपने फैसला कर लिया है कि हमें IPO के लिए जाना चाहिए। इसमें 9 महीने से 1 साल में 3 से 6 महीने प्रेपरेटरी वर्क के लिए शामिल है, जो जिस दिन आप फैसला करते हैं तो कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं। उसके डायरेक्टर्स अगर 2-3 हैं तो बोर्ड पे आपको 7 डायरेक्टर्स चाहिए, उनमें 2 इंडिपेंडेंट है, 1 खातून। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 यानी 1/3 होने से ज़्यादा ना हो, तो यानी जो हैंड्स ऑन काम कर रहे हो। तो इस सारे को देखते हुए बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन का मरहला होता है। फिर प्लान ग्रोथ क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, उसकी टाइमलाइन क्या होगी और IPO के प्रोसेस के साथ वो मैच करती है या नहीं करती, ये डिसीजन होता है। फिर इसके बाद एक और अहम फैक्टर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितनी % शेयर्स आपने रखने हैं, टोटल इक्विटी साइज़ क्या रखना है, कितना पब्लिक से लेने जाना है। वो 25 मिलियन शेयर्स बुक बिल्डिंग के केस में पूरा हो जाता है, उससे कम रहता है, या अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर 12.5% करना है या 20% करना है। आपकी इक्विटी कैपिटल फ्रॉम IPO रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये सारे फैसले जब हो जाते हैं तो फिर एक फाइनेंशियल मॉडल फिजिबिलिटी स्टडी तैयार होती है और उसका IM बनता है और एक प्रेजेंटेशन बनती है, जिसको जाके आप फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स IPO को आगे लेके चलते हैं, तो उनको
पिच किया जाता है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है कि आप एक एडवाइज़र मुकर्रर करें जिसको SCCP ने लाइसेंस दिया हो एज कंसल्टेंट टू द इशू। ये टोटल 15 स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है। अल्लाह के फजल से IEL भी उनमें से एक है। कंसल्टेंट या एडवाइज़र जब अपॉइंट हो जाता है और वो अपनी ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर लेता है आपकी फिजिबिलिटी स्टडी में, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में, आपकी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस की आपने किस हद तक कर ली है, और तो इन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के बाद और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो जब कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर वो बाकी के जो IPO पार्टनर्स आपकी हेल्प करता है कि उनको सेलेक्ट किया जाए, जिसमें अंडर राइटर्स है, बुक रनर है, फिर आपको CDC में शेयर्स डालना लाजमी है IPO के लिए, तो CDS की एलिजिबिलिटी के लिए आपकी हैंड होल्डिंग करता है। और इसके अलावा बैंकर्स टू दी इशू की अपॉइंटमेंट होती है, ख़ास तौर पे जब से ये IPO सिस्टम्स आए हैं तो वो वाले बैंक्स के साथ करना लाजमी है जो IPO ऑफ़र करते हैं। तो इसके अलावा ऑडिटर्स और दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट, बैलेटिंग वगैरह वाले, इन सारे लोगों को लाइन अप किया जाता है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन लेके स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराई जाती है कि हम IPO करना चाहते हैं। जब IPO की एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज रिसीव कर लेता है, वो प्रोसेसिंग शुरू करता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन मांगता है। आपकी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में बाज़ दफ़ा वो कई तब्दीलियाँ चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवर प्रॉमिस या अंडर प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीमियम पे आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन वो 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से चाहते हैं कि वो सर्टिफाइड हो, ताकि बाकी लोगों के लिए वो बिलीवेबल हो जाए। तो अगर आपने प्रीमियम ज़्यादा मांगा है लेकिन वो 2 अंडर राइटर्स या 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अंडर राइटर भी होने के लिए तैयार हो, तो वो जस्टिफिकेशन में अगर डिफरेंट आपको प्राइसिंग सजेस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली प्राइसिंग और इशू साइज सारी चीज़ें वो मॉडिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद स्टॉक एक्सचेंज अपने इंटरनल प्रोसेसेस कंप्लीट करके तो यूजुअली आपकी प्रोस्पेक्टस क्लियर कर देता है। तो जब प्रोस्पेक्टस स्टॉक एक्सचेंज से क्लियर हो जाती है तो उसके बाद SCCP को अप्लाई किया जाता है, या एप्लीकेशन बाज़ दफ़ा वो सिमल्टेनियसली विद स्टॉक एक्सचेंज ही दे दी जाती है, और जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज की प्रोस्पेक्टस क्लियर करता है तो आप वो लेके SCCP चले जाते हैं, और SCCP दोबारा से सारी चीज़ों की सैनिटी ओवरऑल देखता है, और एज रेगुलेटर जो चीज़ें उसको इंश्योर करनी है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, CIB शेयर होल्डर्स की या की मैनेजर्स की या डायरेक्टर्स की, उसमें तो कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से जब देख लेते हैं तो उसके बाद वो प्रोस्पेक्टस अप्रूव करते हैं। जब प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो जाती है तो फिर बुक बिल्डिंग का प्रोसेस बुक रनर के साथ मिलकर शुरू किया जाता है। बुक रनर यूजुअली मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को स्पॉन्सर्स की टीम के साथ जाके रोड शोज करता है, पिच करता है, और जब वो पिच कर रहा होता है और फिर उसके बाद एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस इन फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के सवालों के जवाब दे चुकता है तो वो अपनी इंटरेस्ट बता देते हैं। तो एक कच्ची लिस्ट बना ली जाती है कि इतने शेयर होल्डर्स प्रोस्पेक्टिव बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं और क्या इशू सब्सक्राइब हो जाएगा, और जब को यकीन हो जाता है कि ये इतने लोग जमा हो गए हैं तो फिर वो बुक बिल्डिंग की डेट्स वगैरह लेके और फॉर्मल कुछ रोड शोज स्टॉक एक्सचेंज में करके तो बुक बिल्डिंग की डेट पे ओपन कर देते हैं, फिर उसमें अपनी ऑफर्स जमा कराते हैं। आमतौर पे शेयर की प्राइसिंग 10 रुपये कम से कम होनी चाहिए, और उसकी ब्रेकअप वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। कम से कम ब्रेकअप वैल्यू ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 10 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो 10 रुपये या प्रीमियम जो भी प्राइस लेना चाह रहे हैं वो एक फ्लोर प्राइस SCCP और स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव करता है, और यूजुअली इसके 40% ऊपर जाके एक सीलिंग प्राइस फिक्स कर दी जाती है। तो जो बिड्स आती हैं, डिफरेंट लोग अगर शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो थोड़ी बढ़ा के बिड डालना चाहते हैं एट टाइम्स। कुछ और लोग हैं वो कंजर्वेटिवली कम बिड डालना चाहते हैं। तो डे एंड पे या 2 दिन की बुक बिल्डिंग के बाद जो नतीजा निकल आता है कि
लोएस्ट प्राइस के ऊपर क्या बिड्स आई हैं, हाईएस्ट प्राइस पे क्या बिड्स आई हैं, तो हायर वाली साइड पे जहाँ पे पूरा इशू सब्सक्राइब हो जाता है वो एक कट ऑफ प्राइस आ जाती है। तो उस कट ऑफ प्राइस के ऊपर जो उससे मैच करते हैं और जो उससे ऊपर वाले होते हैं उनको कट ऑफ प्राइस पे शेयर्स एलोकेट हो जाते हैं। जो एक्सेस बिड दी होती है ऊपर वालों ने उनको वो रिफंड मिल जाता है और उनकी इस तरीके से बुक बिल्डिंग में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिन लोगों ने रेट कम दिया होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस तरह बुक रनिंग से जो प्राइस निकल आती है एससीसीपी के पास प्रोस्पेक्टस में डाल के दोबारा उनसे अप्रूवल ली जाती है जनरल पब्लिक को ऑफर करने के लिए। तो रूल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक बिल्डिंग में 75% शेयर्स ऑफर के, अगर लेट्स से 100 शेयर्स ऑफर कर रहे हैं तो 75 शेयर्स मैक्सिमम बुक बिल्डिंग में जा सकते हैं और ऊपर वाले 25 शेयर्स वो जनरल पब्लिक को देना लाजमी है। तो ये 25% पब्लिक के लिए एससीसीपी और स्टॉक एक्सचेंज आपको जब क्लियर कर देते हैं और डेट फिक्स हो जाती है तो पब्लिक के लिए कोई रोड शो किया जाता है और उस डेट के ऊपर जनरल पब्लिक शेयर्स में सब्सक्रिप्शन डाल देती है। छोटा इशू हो तो यूजुअली एक दिन भी काफ़ी होता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन अगर बड़ा इशू हो तो आमतौर पर 2-3 दिन भी एलोकेट कर दिए जाते हैं बाहमी मशवरे से स्पॉन्सर्स के, एडवाइजर्स और स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस तरीके से जब जनरल पब्लिक की ऑफर्स भी आ जाती हैं तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन का अमल कंप्लीट हो जाता है। और अगर एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई हों, जो कि हमने देखा है पिछले कई सालों में ज़्यादातर आईपीओज ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, तो फिर बैलेटिंग का एक प्रोसेस उसमें किया जाता है। तो बैलेटिंग के बाद जो खुश नसीब होते हैं उनको फाइनली शेयर्स जब एलोकेट हो जाते हैं और प्रोविजनल लिस्टिंग दरमियान में स्टॉक एक्सचेंज कर देता है तो शेयर्स की आपको डेली प्रोविजनल ट्रेडिंग की प्राइस नज़र आना शुरू हो जाती है। इन द मीन वाइल कंपनी के ऊपर कई रिक्वायरमेंट्स हैं। स्क्रिप्टलेस फॉर्म में सीडीसी में शेयर्स जिनको एलोकेट हो गए हैं उनके क्रेडिट करना उसके लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम है। तो जब वो कार्रवाइयाँ पूरी हो जाती हैं तो कंपनी को जो आईपीओ के पैसे हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इसके साथ कंपनी की फॉर्मल लिस्टिंग को प्रोसीजर पूरे करके तो फॉर्मल लिस्टिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से आईपीओ और लिस्टिंग का प्रोसेस जो 9 महीने से 1 साल का पूरा है वो हमने डिस्कस कर लिया। रिसेंट पास्ट में कुछ बड़े आईपीओ जो हुए हैं उनमें आगा स्टील अभी कंक्लूड हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ 1.6 टाइम प्रॉबेबली। इसकी शेयर प्राइस भी फ्लोर से ऊपर सब्सक्रिप्शन आई है। बहुत ही एक सक्सेसफुल आईपीओ रहा है। इससे पहले इंटरलूप काफ़ी बड़ा आईपीओ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर का 5 बिलियन का और कोई आईपीओ नहीं हुआ था, तो इंटरलूप ने वो बैरियर तोड़ा है। अमरेली स्टील, एजीपी और रोशन पैकेजेस को मीट कंपनी है जो जिनकी लिस्टिंग्स हुई हैं। तो एक लिस्ट इस वीडियो में मैंने डाल दी है, तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों में जो सक्सेसफुल आईपीओ हुए हैं। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस ना सिर्फ आईपीओ के दौरान बल्कि कंपनी की लिस्टिंग हो जाने के बाद भी एप्लीकेबल रहते हैं। तो ये वो बेसिकली एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेठ हजरात नहीं चाहते कि उनके कारोबार वो लिस्ट करें और इन सारी मुसीबतों में पड़े। लेकिन ये सेठ के करने वाले काम नहीं है। अगर आपने एक अच्छा सीएफओ या अच्छा कंपनी सेक्रेटरी हायर किया है जो इतना महंगा नहीं होना चाहिए, खास तौर पे कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई लिटरेट आपने रख लिया है, तो ये सारे कामों में वो मैनेजमेंट की हैंड होल्डिंग कर सकता है। और ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बेशुमार कंपनी, सैकड़ों कंपनियां लिस्टेड हैं और वो सक्सेसफुली इन चीज़ों को रोज़ डील कर रहे हैं और रेगुलरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट इनकी इम्प्लीमेंटेशन से लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट होता है। तो जो रूल्स रेगुलेशंस अभी हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत कुछ मोटी मोटी बातें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आसानी के लिए यहाँ बता देता हूँ। तो कंपनी को 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू आप 3 साल के लिए ऑपरेशनल होना चाहिए और 2 साल के लिए जो उसकी कोर एक्टिविटी है उसमें प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर आप शेयर प्रीमियम भी हासिल करना चाहते हैं और कंपनी को सक्सेसफुल लिस्ट करना चाहते हैं तो ये की रिक्वायरमेंट्स हैं। 7 डायरेक्टर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, उनकी कॉम्पोजिशन डिस्कस कर ली है। इसके अलावा कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स, हाफ ईयरली एनुअल लिमिटेड रिव्यू और फुल ऑडिट और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऐड हो जाती हैं ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और अहम रिक्वायरमेंट्स ये है कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चीफ एग्जीक्यूटिव को डे टू डे
कंपनी के सारे KPIs KRIs अपनी कंप्लीट मैनेजमेंट का फ़र्ज सौंपा गया है, जबकि कंपनी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से होना चाहिए और वो बोर्ड की मीटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड की मीटिंग्स को रेगुलेट करना, इंटरनल ऑडिट और बाकी जो फंक्शंस हैं बोर्ड के, उस सिलसिले में वो एक गवर्नेंस के रोल को फैसिलिटेट करता है। उसकी कंपनी में डे टू डे ऑन गोइंग जो मैनेजमेंट है पूरी की पूरी, उसमें कोई डायरेक्ट अमल दखल इतना नहीं होता है। सो ये दोनों ओहदों को कुछ ऐसा पहले कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत अलहदा कर दिया गया है। पहले आमतौर पे लोग यही लिखते थे CEO एंड चेयरमैन या चेयरमैन एंड CEO, लेकिन अब ये इसको अलहदा कर दिया गया है और ये डिसीजन मेकिंग और सैनिटी चेकिंग अलहदा हो जाने की वजह से एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड की कम से कम क्वार्टरली मीटिंग्स होना ज़रूरी हैं और इसके अलावा भी जब रिक्वायर्ड हो तो बोर्ड की मीटिंग कॉल की जा सकती है। फिर बोर्ड की सब कमेटियाँ बनाना उसको इनकरेज किया गया है और लीगली कम से कम 2 कमेटियाँ होना ज़रूरी है, जिसमें अकाउंट्स फाइनेंस कमेटी एक है और ये जिसको ऑडिट कमेटी भी कहते हैं, तो दूसरी ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है। ये 2 लाजमी है। इसके अलावा बाकी कंपनियां अपने स्ट्रक्चर और साइज़ और मैनेजमेंट स्टाइल के मुताबिक और कमेटियां भी ऐड कर सकती हैं। तो यूजुअली ये कमेटियां रिकमेंडिंग बॉडीज़ होती हैं, बोर्ड का ही हिस्सा होती हैं और बोर्ड को ही वो अपनी सिफारिशात पेश करती हैं। बोर्ड के इख्तियार में होता है उनकी सिफारिशात को एक्सेप्ट कर ले या और अगर जो जो रिकॉर्ड की जा सकती हैं वो रिकॉर्ड करके उनकी सिफारिशात को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमने पूरा एक वॉक थ्रू कर लिया है IPO का प्रोसेस, उससे मुतल्लिका बाकी जितनी भी मोटी मोटी बातें होती हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं। डिटेल्स भी इसमें अगर किसी को चाहिए हो तो फर्दर डिस्कस की जा सकती हैं, प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। उम्मीद है जो एक डर है सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का, उसमें किसी हद तक कमी वाक़ई होनी चाहिए। और अगर इस वीडियो के बाद कुछ लोग ही एजुकेट हो गए तो मैं समझूंगा कि इस काविश का फ़ायदा हो गया है। कई डरने की चीज़ें हैं, उनसे मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और आप अगर कैपिटल स्टॉक मार्केट से ले लेते हैं तो उसके बाद लेंडर्स से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और इसके बेशुमार दूसरे फ़वाइद हैं जो हमने थ्रू आउट डिस्कस किए हैं। बहरहाल अगर आपको पसंद आए तो और लोगों के साथ इसको शेयर करें जिससे आपको लगता हो कि बेनिफिट हो सकता है। अगर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें तो ये भी अच्छा होगा।